नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का एक ताजा बयान फिर से कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी कर रहा है। कांग्रेस को इस बयान का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। शालीनता का ये तकाजा है कि हम आपको ये टिप्पणी ना सुनाएं, लेकिन कई बार अभद्र सच भी सुनने की जरूरत होती है, तो कुछ संकोच के साथ हम आपको सुना रहे हैं सुरजेवाला का बयान। इसके बावजूद हमने एक शब्द को छुपाया है। इस बयान में सुनने सुनाने लायक नहीं है वो शब्द। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। तो रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान दिया था और बीजेपी ने इस बयान पर सुरजेवाला को घेरने में देर नहीं की। हालांकि सुरजेवाला ने बयान के बाद फौरन सफाई दी। वो ये भी याद दिलाने लगे कि बीजेपी के बड़े नेता भी किस तरह से महिला विरोधी बयान दिया करते हैं। उन्होंने बताया कि भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति सम्मान जताया है। फिल्म स्टार तो है नहीं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। लेकिन ये सफाई क्या काफी है? कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस की एक और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ ऐसे ही एक फूहड़ महिला विरोधी बयान पोस्ट किया था। बयान पर हंगामा हुआ तो उन्होंने सफाई दे दी कि उनका एक्स हैंडल करने वालों ने ये गड़बड़ी की। लेकिन सुरजेवाला इसके पहले भी अपनी बयानवीरता साबित करते रहे हैं। बीते साल ही उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस करार दिया और बाद में फिर सफाई देते रहे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोरी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बहरहाल उनके ताजा बयान पर लौटते हैं। बीजेपी के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने एनडीटीवी से बातचीत में ये कहा कि उन्हें ऐसे किसी बयान की खबर नहीं है। लेकिन बयान दिया क्या बयान दिया? नहीं, वो बयान इतना वो था कि हम लोग भी नहीं बता सकते आपको कि क्या उन्होंने उस तरीके का। और खुद अभी योगी जी ने भी कहा कि मातृत्व शक्ति का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, ये कला की धरती है। यस, हाँ, तो अभी आप ही ने बोल दिया ना, मेरा आंसर तो आपने कर दिया। सुरजेवाला पर इल्जाम वैसे और भी हैं। राजनीति के जानकार हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों में भी उनकी भूमिका बताते हैं और ये बताया जाता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ जो लॉबी हरियाणा में सक्रिय है, उसमें सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा हैं, जिन्हें मजाक में हरियाणा का SRK भी कहा जाता है। तो ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? इस तरह के बयान देकर क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस? हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं मनीषा प्रियम, राजनीतिक विश्लेषक, और रशीद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार। मनीषा जी, बहुत आक्रामक होना चाहती है कई बार कांग्रेस। जैसे सुरजेवाला के पुराने बयान भी हमने देखे, इन्होंने नौकरी और तमाम बातें की, मुद्दे उठाए और आक्रामकता में कहे गए शब्द राक्षस। फिर अभी ये ताज़ा बयान। तो क्या लगता है आपको, आपका विश्लेषण क्या है कि किस आक्रामक होते हैं लेकिन ऐसे कुछ ऊट पटांग बयान दे देते हैं, उससे फायदा होता है पार्टी को या नुकसान दिख रहा है? देखिए, कोई भी आक्रामक बयान किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से जब किया जाता है तो उससे घाटा होता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं समझते हैं, जनता इस तरह की भाषा को पसंद करती है। तो अब पूरा, पहले तो गलत बयानी करते हैं, उलट बयानी करते हैं, उसके बाद लोग जनता पर थोप देते हैं और ये लोग मानने लगते हैं कि जनता का ही स्तर बड़ा नीचा था। तो ये एक तरह से ये एक परपेचुएट करने की एक टेंडेंसी है जो सही नहीं है। जनता को कोई फर्क जहां तक पड़ता है इससे कांग्रेस, मनीषा जी?
चुनाव में बिल्कुल। क्या कोई इस तरह के मुद्दे बनते हैं? क्योंकि ये तो अक्रॉस द पार्टीज अगर आप देखें तो एक के बाद एक मिसाल मिल जाएगी, आप शब्दों के, अभद्र बयानों के। लेकिन अगर हम इस मौजूदा इस एग्जाम्पल पर भी लौटें जो कि रणदीप सुरजेवाला ने टिप्पणी हाल में की, या जो सुप्रिया श्रीनेट ने किया, तो आपको लगता है कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि इस पार्टी के जो नेता हैं वो शिष्टाचार के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं और इस कारण हम इनको वोट नहीं देंगे, या फिर जनता को पसंद आ रही है ये भाषा? नहीं, ये जो राजनीतिक दल ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो ये कहते हैं कि जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन जनता इस तरह के अभद्रता की रेखा जब पार की जाती है उसको पसंद नहीं करती है। मजाक, चुटकुला, कल्चरल एलिमेंट्स, लोक लुभावन बातें, लोकोक्ति या इतिहास का एक तरह से ब्यौरा जब नेता देते हैं, जनता सुनने आती है नेताओं को। तो इस तरह की बातें जब आप प्रस्तुत करते हैं थाली में, तो सबसे पहले जो दबे कुचले वर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इस तरह का जमावड़ा वो समझती है कि अच्छा यहाँ पावर असर्शन हो रहा है, वो जमावड़ा छोड़ छोड़ के भागेंगी। तो जितना ज्यादा वंचित कुचले वर्ग या महिलाएं उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, और अगर वो पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने आती हैं, तो इस तरह के भाषा के प्रयोग से पार्टिसिपेशन जो है उसमें बैरियर्स होते हैं। तो जी। राजनीतिक दलों की एक जिम्मेवारी है, वोट मिले ना मिले, लोगों के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को रेज करना, भारत जैसे गरीब देश में दबे कुचले और वंचित वर्गों की उंगली पकड़कर उनको राजनीति की परिचर्चा के दायरे में ले आना, यह जिम्मेदारी है राजनीतिक नेताओं की। इस तरह के भाषा प्रयोग से उनको अगर 2 वोट मिल भी जाते हो तब भी उनको नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत पीछे जाती हूँ, मैं ये कहती हूँ हाँ, कि जब गैर कांग्रेस सरकारें भी आने लगी राज्यों में 90 के दशक के बाद, तो कई बार कई क्षेत्रीय नेता थे वो कहते कि नहीं, जब तक हम ये भाषा प्रयोग नहीं करेंगे, ये कांग्रेस वाले बड़े शिष्ट हैं, हमारा अपना एक अलग मार्क नहीं बनेगा। लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई, जब तक कि आप एक तरह से एक नई भाषा जिसमें कि लोगों की बातें, उनकी अपनी मेमोरीज और राइट्स का डिस्कोर्स एम्बेडेड नहीं होगा, वो बातें आप नहीं करेंगे, तो लोगों की चेतना राजनीतिक चेतना की मुख्यधारा से नहीं जोड़ी जा सकेगी। 2 वोट मिल भी जाए तब भी इस तरह के भाषा का बहिष्कार करना चाहिए और इस पे जी, आलोचना और टिप्पणी आपने सही करनी बात कही कि 2 वोट मिल भी जाएं तो भी इस तरह की भाषा का बहिष्कार करना चाहिए और इस तरह की अपशब्द और अभद्र भाषा को कभी भी इसकी सराहना नहीं हो सकती। लेकिन लौटते हैं आज के मुद्दे पर रशीद। रशीद किदवई, ये जो सुरजेवाला का बयान है, अगर इसकी मिसाल ली जाए तो क्या होता है? ये जुबान फिसल जाती है, बाद में पछतावा होता है, जोश में आके बोल देते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, कैसे देखते हैं आप? और कांग्रेस को इससे किस तरह का नुकसान या फायदा दिख रहा है आपको? जी नगमा, देखिए पुरुष प्रधान समाज में नेता जब ऐसी बात बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लोगों को, जनता को उसका दिल बहलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज म्यूट हो गई है शायद। जी, वो- रशीद। उनको उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दरअसल जैसे कांग्रेस ने, जैसे आप जानती है नगमा, अभी बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने संजय निरुपम को एक्सपेल कर दिया, उससे एक संदेश गया। इसी तरीके से अगर कांग्रेस इस तरह के जो महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह के बयान, आपत्तिजनक बयान होते हैं, अगर उस पर शोकॉज नोटिस दे तो आप देखिएगा कि बहुत फर्क आएगा, बहुत बदलाव आएगा। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व को फैसला करना होगा, क्योंकि सुरजेवाला जो है कांग्रेस के महामंत्री है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी है, तो उनके खिलाफ अगर कांग्रेस कदम उठाए और राहुल गांधी के करीब समझे जाते हैं तो एक पूरा संदेश जाएगा, और कांग्रेस अपने आप को भाजपा या दूसरे दलों की, जिसकी मनीषा जी बात कर रही थी, उससे अपने आप को अलग बता पाएगी। तो वोट मिले ना मिले, जनता में जो है सम्मान का भाव जाएगा। रशीद, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, बीच बीच में इसका कनेक्शन थोड़ा कट रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं ये सवाल आपने जो बताया उससे ही आगे बढ़ाती हूँ कि इसमें आप कह रहे हैं कि जानबूझकर भी नेता इस तरह का बयान देते हैं। एक पुरुष प्रधान समाज है, लोगों को एक तरह से वो एंटरटेन करते हैं और बाद में जब अगर लगता है कि मामला बिगड़ रहा है तो आप खट से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन क्या माफ़ी मांग लेने से जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, वो काफ़ी होता है? क्या बात आई गई हो जाती है? ये अलग बात है कि आजकल इस तरह के अभद्र बयान बहुत आते हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले आप देखिए कि सुप्रिया श्रीनेट ने किस तरह का बयान दिया। बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये जो लोग उनके एक्सपो को हैंडल करते हैं उनकी गलती से हुआ है। तो इस तरह के जो हम उसके बाद माफ़ीनामे सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है? और जो कांग्रेस पार्टी है
उसको किस तरह का नुकसान हो रहा है, क्या इमेज बन रही है? एक तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो अलग है। उसके बाद नेताओं के बयान देखें, पहले वो राक्षस वाला बयान रणदीप सुरजेवाला को ही देख लीजिए, उसके बाद हेमा मालिनी के खिलाफ ये बयान हुआ, सुप्रिया श्रीनेट का बीच में ये बयान हो गया। तो क्या बौखलाहट दिखती है? किस अग्रेशन में, आक्रामकता में आप कुछ भी कह रहे हैं रशीद? देखिए, आक्रामकता की बात नहीं है, इससे कांग्रेस की इमेज जो है, कांग्रेस का वकार जो है वो बराबर घट रहा है। देखिए, कांग्रेस को देखने का लोगों का नजरिया अलग है, या कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो मतदाता है, उसकी एक अपनी एक उसकी छवि होती है। वो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, सोनिया गांधी इतने समय रही, तो महिलाओं का सम्मान जो है वो कांग्रेस वालों से ज्यादा शायद जनता को मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए कांग्रेस को उसका संज्ञान लेना चाहिए और अपने स्तर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन इलेक्शन कमीशन का भी काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन करेगा तो कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस को अपने जो सार्वजनिक जीवन में जो सभ्यता के जो मापदंड है वो खुद तय करने होंगे। और इससे दफा मैं फिर कह रहा हूँ, वोट मिले ना मिले, कांग्रेस को लोग सम्मान के भाव से, कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी को सम्मान के भाव से देखेंगे कि उस आदमी ने इस बात का गुना भाग नहीं किया, उसने सुरजेवाला पे कार्रवाई की। अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मनीषा प्रियम, आपको लग रहा है कि कार्रवाई होती है? अब सुप्रिया श्रीनेट में बयान दिया, रणदीप सुरजेवाला ने पहले भी बयान दिया, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, वो अच्छे पदाधिकारी हैं कांग्रेस में, अब ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए कार्रवाई करना ज़रूरी होगा अपनी इमेज को सुधारने के लिए, कि ऐसे बयान देते हैं उनके नेता तो कांग्रेस सख्त है इसके ऊपर? नहीं, मैं तो हैरान हूं ये देख के, मैं सही आपको बतला रही हूँ, मैं हैरान हूँ। कौन थे वो ट्विटर के हैंडलर सुप्रिया जी के? वो इतनी वो सीजन जर्नलिस्ट खुद रही हैं, और हम और आप जिस माध्यम से आज जुड़े हुए हैं वो भाषा और बयान के बदौलत जुड़े हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी कला है, पूरी की पूरी लोकतंत्र की नींव इस पे टिकी रहती है। मैं भारत में नहीं हूँ, बाहर हूँ, मलेशिया में हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि ये भाषा और गलत बयानी जिस पर कि महिलाएं टारगेट की जा रही हैं, तो ये मुद्दा इतना छूता है। देखिए, ये केवल गलत शब्द और अपशब्द की बात नहीं है, पूरी की पूरी राजनीतिक संरचना जो है वो तब वैसी हो जाती है जब औरतें और दबे कुचले वर्ग जो प्रोत्साहित होकर पॉलिटिकल अरीना में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, वो जहां ही ये सब देखते हैं वो भांपते हैं कि इस आक्रामकता के बाद क्या होगा, असली मार पिटाई तो कहीं नहीं आ जाएगी। अभद्र शब्द के बाद की सीमा क्या है? भय है। तो भय मुक्त वातावरण जो हम कहते हैं, भय मुक्त वातावरण की नींव जो है वो अच्छी बहस है। और 1 महीना का समय आखिर दिया क्यों जाता है चुनाव के पहले? आप पर्चा भरते हैं, इस तरह की बातचीत, वाद विवाद लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम होता है। तो राजनीतिक कैंपेनिंग जो है ये एक जिम्मेवार तरीका है मत बनाने का, लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का। विश्व के किस देश में बताइए इतने गरीब जो हैं वो छोटी छोटी, अब गर्मी बढ़ेगी और पूरे गर्मी और लू में भी मैं कई बार कैंपेन ट्रेलिंग में जाती हूँ तो देखती हूँ कि जी। डिग्री 40 हो या 50 हो, लोग आके अपने नेता को सुनने का काम करते हैं। मैं निंदा करती हूँ, और पार्टियों में खुद इन लोगों को, सुप्रिया जी को, रणदीप सुरजेवाला को पनिशमेंट तो छोड़िए, वो पार्टी उनके साथ क्या करे उससे हमको लेना देना नहीं। वो खुद आके कहें कि हमने ये भाषा का प्रयोग किया और ये अभद्र है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वो भी एक बात लेकिन होती ऐसा, है। आप जी, अपने आप लेकिन को ऐसा होता नहीं है। अक्सर आके बताते हैं। सफाई देने लगते हैं और सोचते हैं कि मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। पर जैसा आपने कहा कि अभद्र भाषा के बाद क्या, वो सीमा जब पार होती है तो उसके बाद भय का माहौल बनता है, और इस भय के माहौल में वो गरीब, वंचित या महिलाएं जो हैं वो फिर आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते और हतोत्साहित होते हैं। धन्यवाद आपका मनीषा प्रियम और रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जहाँ तक भाषा की बात है, एक के बाद एक भाषा का स्तर लगातार गिरता है, और ये तमाम पार्टियों में समय समय पर नजर आया है। इसलिए अभद्रता, अशालीनता जो है वो हर दिन एक नए मापदंड जो है यहाँ पे बना रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और उसके बाद आज राजनीति के लिए, चुनावी कैंपेन के लिए एक बहुत अहम दिन था। प्रधानमंत्री बिहार में भी और बंगाल में भी। इस ब्रेक के बाद देखते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
बिहार में एनडीए ने जमुई से अपने प्रचार की शुरुआत की है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने रैली की और विपक्ष पर हमले बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सोलर पावर और एलईडी बल्ब की बात करती है, वहीं गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। हम लोग बिहार में उद्योग और कारखाना लगा रहे हैं। आरजेडी के लोग अपहरण का उद्योग चलाते थे, हम लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी के लोगों ने बिहार में गड्ढे और खाई बनाए। राजद और कांग्रेस ने बिहार और बिहार के गौरव का अपमान किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते थे वो देश का भला कभी नहीं कर सकते हैं। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से चिराग पासवान की तारीफ भी की। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने चिराग पासवान से तमाम मुद्दों पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली सभा जमुई में संपन्न हो गई। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अब सर्वे सर्वा चिराग पासवान हैं। 2019 और 2024 की सभा में क्या अंतर रहा? 2019-2024 की सभा में अंतर ये था कि इस बार ज़्यादा उत्साह था। प्रधानमंत्री जी की मोदी की गारंटी के प्रति लोगों का ज़्यादा उत्साह था। डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का वो उत्साह था। और ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें जो बातें उन्होंने कही उन बातों पर खरा उतरना, सीधा लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया। और साथ में चिराग पासवान जमुई से हूं, तो जिस तरीके से 10 साल में मेरा कार्यकाल रहा, जमुई की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, जमुई को आकांक्षी जिलों की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में पहले नंबर पर लेकर जाना, जो कि नीति आयोग भी इस बात की गवाही देता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लोगों का बढ़ता विश्वास, इन तमाम चीज़ों को समाहित कर कर मैं मानता हूं कि आज की सभा ज़्यादा उत्साह से बड़ी हुई और भीड़ आपने देखी ही। ये माना जाए कि जो आपकी पार्टी में विभाजन हुआ, जिसमें जेडीयू बीजेपी के लोगों की भूमिका थी, वो सारा बिटरनेस आप भूल चुके हैं? बात बिटरनेस भूलने की नहीं है, बात प्राथमिकताओं को तय करने की। और मुझे लगता है राजनीति में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में मनीष भाई, जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब देश भर में 400 पार, जिसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होना है, ऐसे में बहुत बड़ी भूल हम लोग करेंगे कि कोई भी गठबंधन में दो घटक दल आपस में उलझ जाएं। उसका नुकसान गठबंधन को होगा, लाभ विपक्ष लेकर जाएगा। आज की तारीख में मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, मेरी पार्टी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये गठबंधन पांचों दल का इतना मजबूत होकर हम लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अरुण भारती जी को आपने उम्मीदवार बनाया, चाचा आपके जो है अभी भी एनडीए में हैं, कह रहे हैं कि हाजीपुर जाएंगे, आपको उससे कोई आपत्ति? नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, बल्कि वो क्यों अलग हुए मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले ये भी नहीं समझ में आया भाई कि वो परिवार से क्यों अलग हुए, वो उन्होंने मुझे मेरी पार्टी से मुझे क्यों निकाला। मुझे उस वक्त भी ये बातें समझ में नहीं आई। मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि कुछ दिन पहले क्यों आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। अब आज जब आपने अलग अलग दरवाजे नॉक किए, संभवतः शायद कहीं से रिस्पांस नहीं मिला या जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता, बट आज जब वो वापस गठबंधन में आए हैं, ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना गठबंधन को बल मिलेगा। आप चाहेंगे कि हाजीपुर में प्रचार करें आपके लिए? मुझे लगता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके सिखाए हुए विचार, उनके सिखाए हुए सिद्धांत, मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मेरे मुख्यमंत्री जी का साथ, बाकी दोनों दल के नेताओं की मजबूती, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों, हम सब मिलकर अच्छे से प्रचार करेंगे। धन्यवाद। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते सुधरने लगे हैं।
जमुई की रैली में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिए। कुछ दिनों पहले तक वो सबसे ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार पर ही रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल की तरफ निकल गए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उनकी रैली हुई। उससे पहले ममता बनर्जी ने भी यहां रैली की थी। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि बंगाल में बीजेपी ही माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। आगे कहा कि बंगाल समेत पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनाहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद 7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का विकास मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो बस ट्रेलर है। आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे। आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। और बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव को लेकर खबर आई कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा भर दिया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है और इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा करते रहे। इसके लिए अपनी पार्टी का विलय कर पप्पू यादव कांग्रेस में भी शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई। तो अब उसके बाद पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर हमला बोला और कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई, जाहिर सी बात है जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। और गौरव वल्लभ ने सभी पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस्तीफे की चिट्ठी भी शेयर की है। गौरव वल्लभ ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और मैं उसमें खुद सहज महसूस नहीं कर पा रहा। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए वो बोले कि जिस तरह पार्टी सनातन का विरोध कर रही है और देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे रही है, उससे वो क्षुब्ध हैं। गौरव वल्लभ ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से लड़ा था। चुनाव वो हार गए थे। पार्टी ने राजस्थान में उदयपुर से विधानसभा में उन्हें उतारा, लेकिन वहां भी वो हार गए।
लास्ट टाइम के दिल्ली विधानसभा चुनाव मुझे याद है, यू हैड वेरी vociferously sort of defended the Congress and you had also sort of against the Aam Aadmi Party, who were one of the Congress's main faces. How do you see what's playing out in the national capital and how do you see the alliance between the Aam Aadmi Party? I told you, I repeat, कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। जैसे इस युग में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, बिकॉज कोई चोर अगर आके चोरी करता है तो उससे तो एक्सपेक्टेड था। ये तो क्या क्या बातें करके आया, मैं वो बोलना नहीं चाहता। अननेसेसरी आपकी टीआरपी उसको क्यों दूं जो वो चाहता है। सो आई वांट टू टेल यू दैट कलयुग का सबसे बड़ा करप्ट पर्सन के साथ आप खड़े हो, उसके साथ आप भाषण दे रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टिकिंग पॉइंट था कांग्रेस अलायंस विद द आम आदमी पार्टी। मेरे को नहीं पता क्या कारण होंगे, और मेरे को पता भी होगा तो मैं अब कांग्रेस में जो इंटरनल बातें हैं वो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, ये मेरे संस्कार नहीं है। पर वेल्थ क्रिएटर्स को अब्यूज़ करना, सनातन धर्म के बारे में गालियाँ दे, वहाँ पे मौन स्वीकृति दे दो। आपने कभी ऐसा देखा मैं आपके घर पे कोई कार्ड लेके आऊँ, आप मेरे को ये लिख के दोगे नहीं आऊँगा आपके यहाँ? अरे व्हाट इज दिस? आपने कभी देखा? आखिरी सवाल ये, आगे जाके क्या भूमिका रहेगी आपकी आने वाले चुनाव में या दिल्ली में, क्या भूमिका आपकी रहेगी? मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं गुणा भाग प्लस माइनस करके निर्णय नहीं लेता, जो मेरे दिल में आता वो मैं काम करता। और ये इस वक्त खबर आ रही है कि अमेठी, जहां से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था अभी तक, कांग्रेस से अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इस वक्त खबर आ रही है। अमेठी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, इस वक्त ये खबर है। लेकिन अमेठी की ये लड़ाई, अगर ऐसा वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी की ये लड़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। हमेशा से पुराना गढ़ रहा है कांग्रेस का अमेठी, और स्मृति ईरानी वहाँ से अब हैं और राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन राहुल गांधी ने वो सीट छोड़कर वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा शायद यहाँ से चुनाव लड़े। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आज शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बहुत बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ आज 74,227.63 अंक पे बंद हुआ है और निफ्टी 80 अंक ऊपर चढ़कर 22,514.65 पर बंद हुआ। बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी आज काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना महंगा होकर 69,936 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, और चांदी की बात करें तो ये 79,063 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इस पर जानकारी दे रही हैं सहयोगी साक्षी बजाज। हमने देखा आज कि शेयर बाजार में जो है रिकॉर्ड हाई टच हुए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बेंचमार्क इंडिसेस जो हैं दोनों ने रिकॉर्ड हाई टच करी। हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए सोने के दाम जो हैं वो दिन बे दिन जो है रिकॉर्ड हाई टच कर रहे हैं और तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, क्यों जो है हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार जो है वो ऊंचाई पर जा रही है और हम रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं प्रतिदिन। ये सब डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं बिजनेस इकोनॉमिस्ट संचिता मुखर्जी।
संचिता, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए काफी सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखिए शेयर बाजार जो है भारत की वो रिकॉर्ड हाई इसीलिए टच कर रही है कि देखिए मैक्रो डेटा जो इकोनॉमिक डेटा आया है पिछले कुछ दिनों में, जो ग्रोथ की जो प्रोजेक्शंस आई हैं वो काफी अच्छी आई हैं, तो इन सब की चीजों की वजह से जो है सेंटिमेंट जो है अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम सोने के दाम और तेल के दाम और बाकी सारे एसेट क्लासेस की भी बात करें और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें तो काफी लोगों का ये मानना है कि देखिए जो है यूएस फेड जो है वो शायद इंटरेस्ट रेट कट्स करें आने वाले समय में। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इंडिया का जो इकोनॉमिक डेटा है, जो मैक्रो डेटा है और स्टॉक मार्केट शेयर बाजार का जो अर्निंग्स, कंपनीज के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। अभी जो जितने भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ ऑल टाइम हाई पे है। कंपनीज के जो अर्निंग्स ग्रोथ, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो एबिटा जो डिक्लेयर हो रहे हैं, जो मार्जिन्स बताए जा रहे हैं, जो वॉल्यूम दिख रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जीएसटी कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि यस, आपने जैसे बोला वेरियस फैक्टर्स को लेके ऑयल प्राइसेस अगर इस रेट से ज्यादा बढ़ती है तो इट इज अ नेट नेगेटिव, क्योंकि हम इंपोर्टर्स हैं ऑयल के, राइट। और फंडामेंटली जो ग्लोबली जो डेटा आ रही है वो भी काफी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है। जैसे कि आपने जैसे मेंशन किया, जो यूएस फेडरल रिजर्व है, एक्सपेक्टेशन है कि इस साल वो भारी मात्रा में रेट कट करेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ रिसेशन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लो है, बट इन्फ्लेशन भी उनका मैनेजेबल है। तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट करेंगे तो वर्ल्ड ओवर में डॉलर लिक्विडिटी फिर से आएगी, इसलिए लोग इक्विटीज, रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड की प्राइसेस रैली हो रही है। गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स? क्योंकि वॉर्स चल रहे हैं दो। सो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है उनको हेज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स है हमारे आरबीआई की तरह, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना के भी एक्चुअली नंबर्स अच्छे आए हैं, तो वो भी ये सारा सब चीजें इम्पैक्ट करती है इंडियन शेयर बाजार को भी। सो चाइना का ग्रोथ अगर अच्छी आती है तो इसमें संभावना है कि वहाँ पे भी फोकस जाए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबली। सो इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एसेट्स जो क्रिएट है, जो रोड्स, पोर्ट्स वगैरह, इंटरनल वाटरवेज जो दिख रहे हैं। तो बता रही थी कि क्यों सोने और चांदी की कीमत में इतना उछाल है और शेयर बाजार का ये मूड क्यों है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने बेरहमी से एक युवक को क्रिकेट बैट से पीटकर मार डाला है। और हैरानी की बात यह भी है कि जब मोहन पर यह लड़का बैट से वार कर रहा था तो उसके पिता इंस्पेक्टर जो हैं वो यहीं पर खड़े हुए देख रहे थे, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश तक करना नहीं ठीक समझा। हत्या के आरोपी क्षितिज की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जो तेजी से अब वायरल हो रही है। मृतक मोहन के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। आरोपी इंस्पेक्टर के बेटे क्षितिज को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मामूली सी बात पर कहासुनी होने पर इंस्पेक्टर के बेटे ने बैट से लड़के मोहन के सर पे कई वार किए। और मध्य प्रदेश के दतिया में मंगलवार की रात कुछ नकाबपोश बदमाशों ने NH-44 के डगराई टोल प्लाजा पर फायरिंग की है। गोलीबारी से खुद को बचाने और भागने की कोशिश में 2 टोल प्लाजा कर्मी पास की खेतों की ओर भागे और वहां पर एक खुले कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बदमाशों की फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। मृतकों की पहचान हरियाणा के श्रीनिवास पासवान और नागपुर के शिवाजी कांदले के तौर पर हुई। कल सुबह दोनों के शव कुएं से निकाले गए। टोल प्लाजा पर अज्ञात लोग अपना बाइक से और स्कूटी से आए, जिस पर से जो स्टाफ था वहाँ पर उनके साथ आके रंगदारी दिखाते हुए मारपीट की और हवाई फायर किए, जिस पर से जो स्टाफ है वो भागा। इन जहाँ जगह मिली उस पर से 2 स्टाफ कर्मी भागते हुए टोल ऑफिस है उसके पीछे कुआं बना, वहाँ पर जाके अपने आप को बचाते हुए टोल के कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध थाना चिरूला में कर लिया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ और विवेचना जारी है। शीघ्र ही अज्ञात को ज्ञात करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।